हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपसे पहले ही वादा किया था कि 7 वीडियोस फिजिक्स की और 7 वीडियोस केमिस्ट्री की आएंगी बड़ी बड़ी, ठीक है सर। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मास्टर साहब भाग जाएंगे, यूपी बोर्ड तक हम आपके साथ रहेंगे, इंपॉर्टेंट बताते रहेंगे। लेकिन पहले भाई क्या करना है, प्लेटफॉर्म यानी बेस मजबूत करना है। तो हमने आपको कई वीडियोस में कई सारी चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग कवर करने वाले हैं। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी बी डिकेरियन 12th पे जाके आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर, आराम से आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है भाई। तो इस पीडीएफ में सिर्फ वही लगा हुआ है जो मोस्ट वांटेड है। और हम फिर कह रहे हैं, अगर आप इन 7 वीडियोस को देखते हैं तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, इस बात की गारंटी है आपकी किस्मत चलती है तो आप 70 में 70 का पेपर करके आओगे, ठीक है भाई। चलिए सर, सबसे पहले हमने इसमें लगाया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें से कई चीजें हम पढ़ा भी चुके हैं पहले भी, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। 7 वीडियोस में हर एक वीडियो में हम लोग एक एक यूनिट कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ, ठीक भाई। चलिए सर, तो सबसे पहले हमने लगा दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये किस लेवल पे आता है हम आपको ये भी बताते चलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लेवल ये होता है, ये 3 तरीके से पेपर में आता है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विकल्प में पूछा जाता है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा 1 से 2 नंबर में आती है। और तीसरा, किसी बिंदु आवेश के कारण निकालो, अक्षीय स्थिति में निकालो, निरक्षीय में निकालो, इस तरीके से ये पूछा जाता है सर, ठीक है। तो बहुत आसान है। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है भाई। तो लो भैया, लिखते हैं ई से। फार्मूला होता है F/Q0। फार्मूला क्या होता है? F/Q0। मेरी एक बात बिल्कुल याद कर लीजिए, अगर नीचे वाले का मान 1 हो जाता है, नीचे वाले का मान अगर 1 हो तो ऊपर वाले दोनों बराबर हो जाते हैं। तो हमेशा नीचे वाले को एकांक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एकांक। Q0 माने होता है परीक्षण आवेश। Q0 माने परीक्षण आवेश। ये क्विक रिवीजन है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम उस पर अलग से डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है भाई। फिर भी ये भी डिटेल ही होगा यार, अपना सब बिना ऐसे सब शॉर्ट में भी बताएंगे तब भी मस्त बताएंगे, ठीक है। तो Q0 माने है परीक्षण आवेश। कैसे लिखोगे आप? बोलो एकांक परीक्षण आवेश। नीचे वाले को एकांक बोलेंगे, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर कोई मात्रक पूछे तो ऊपर बल का मात्रक न्यूटन होता है, नीचे आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यानी मात्रक पूरा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है भाई। तो ये आपको पढ़ लेना, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है, उसकी विमा भी पता होनी चाहिए, mLT की पावर -3 A की पावर -1, ठीक है। जो लोग 11th में अच्छे बच्चे हैं उन्होंने विमा निकालनी सीखी होगी, और जिन्होंने नहीं भी सीखी वो डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है भाई। बाकी ऐसे करके विमा निकलती। बल की होती है mLT की पावर -2, नीचे आवेश की होती है AT, ठीक है। ये T ऊपर जाता है तो हो जाता है mLT की पावर -3 और A की पावर -1 जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ये होती है, विमा, मात्रक, ये सब आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। ये एक सदिश राशि है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, विकल्प में पूछ लेता है कैसी राशि है, ठीक है। सदिश है, अदिश है, टेंसर है, वेक्टर, मतलब इस तरीके से आ जाता है, ठीक भाई। इसी के साथ हमने विद्युत विभव भी लगा दिया है। उसमें भैया होता है F/Q0 और इसमें होता है W/Q0। W माने होता है वर्ग, वर्ग माने कार्य, यानी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर कार्य का मात्रक भैया जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यानी मिला के हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है भाई। अगर इसकी विमा कोई पूछना चाहे, सर जी इसकी विमा बताइए क्या होती, तो एक L और आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? एक L और आ जाएगा। इसकी विमा होती भाई mL, क्या होती है बताइए? इसकी विमा होगी, कार्य की होती है mL², T की पावर -2 और नीचे इसकी क्या आ जाएगी? AT। जब आप इसे ऊपर भेजोगे तो इसकी विमा आ जाएगी
एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ठीक है भाई, ये होती है विभव की विमा। अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे, बाकी ये पूरी पीडीएफ तो हम आपको दे ही देंगे। ठीक भाई, उसके बाद कूलाम का नियम आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लेना है। ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक सारी चीजें जितनी इंपॉर्टेंट बन सकती हैं वो हमने सब लगा दी हैं, और एक क्विक रिवीजन कराते हुए हम चलेंगे आपको 7 दिनों तक। कूलाम का नियम क्या होता है भैया, दो आवेश होते हैं, या तो ये आवेश अगर दोनों एक जैसे होते हैं तो दूर जाते हैं, अलग अलग होते हैं तो पास आते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा प्लस वाला माइनस वाले के पास जाता है। हमेशा लड़का जो है वो लड़कियों के पीछे पीछे जाता है, लड़कों के पीछे थोड़ी कौन जाएगा यार। तो प्लस वाला माइनस, यानी दोनों अलग अलग है तो आकर्षित करते हैं, एक ही से हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। बीच की दूरी r होती है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब समानुपाती हटाया जाता है, एक नियतांक लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है भाई, इसे आप पढ़ेंगे। ये देखिए, जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, इसका मान इसका इतना कितना होता है 9 × 10⁹। यहां हम आपको लिख के भी दिखा देते हैं कि भैया यहां पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹। इसमें से सिर्फ एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है भाई, दोनों मान आपको पता होने चाहिए, इनके मात्रक आपको पता होना चाहिए। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इसका उल्टा हो जाता है तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी कोई रटने वाली चीज नहीं है। यहां देखो, कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब कोई कहे इसका मान, इसका मात्रक बताओ, तो लो, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, दूरी इधर आएगी तो दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर चल रहा है, जो नीचे आएगा तो आवेश का क्या कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन का इसका उल्टा होता है, कूलाम स्क्वायर ऊपर, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद अगर आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होता है तो के रख देते संग में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, आप आराम से इस पीडीएफ को देखिएगा। अभी तो हम काफी लंबा चल रहा है क्योंकि काफी रिसर्च के बाद ये सब चीजें आप तक पहुंच रही हैं। देखिए बायोलॉजी कितनी ज्यादा आपके लिए, बी डिकेडेंट 12 अपना दूसरा चैनल है, उस पर बायोलॉजी आ रही है। ठीक है, आप टेलीग्राम पे बी डिकेडेंट 12 सर्च करेंगे, सब कुछ वहीं पे मिलेगा। शेयर करिए ऐसे बच्चों को जो बेचारे बहुत परेशान है, पेपर पड़ोस में आकर अभी भी कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये स्पेशल सीरीज है, इसमें हम लोग मजा काटने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपको पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का सब इस वीडियो में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम अलग से न्यूमेरिकल की वीडियो भी लाएंगे, हालांकि इसमें भी हमने कई न्यूमेरिकल्स लगा रखे हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत मतलब विद्युत जहां प्लस माइनस हो, और द्विध्रुव का मतलब जहां दो किनारे होते हैं उसे द्विध्रुव कहते हैं। तो लो भैया, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, बीच की दूरी 2l है, आधी l आधी l, यानी ऐसा इंतजाम जब दो समान आवेश हैं, दोनों क्यू लेकिन प्रकृति अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, जब दो समान परंतु अलग अलग प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर होते हैं तब हम लोग उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यही हमने लिख दिया, जब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तब इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तथा किसी एक आवेश यानी Q और बीच की दूरी यानी 12 के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक कोई पूछे, Q माने आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, इसकी विमा AT, इसकी L यानी ATL इसकी विमा हो जाएगी। तो विद्युत द्विध्रुव आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक भाई, पहले आप सब कुछ हम एक क्विक आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, पीडीएफ खोलेंगे और पूरी पीडीएफ को देखेंगे कि क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है वो यहाँ पे आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, और उसके बाद पार्ट 2 में तो हम मैग्नेट लेके आएंगे, लेकिन जब 4-5 पार्ट अपने हो जाएंगे, जो भी कमेंट जो भी क्यूरीज होंगी उन्हें उठा के एक फाइनल वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। न्यूमेरिकल की एक वीडियो अलग बनाएंगे जो इन्हीं 7 डेज की सीरीज में मिल जाएगी। केमिस्ट्री की जो वीडियो है वो देखते हैं, इस पे नहीं, बी डिकेडेंट 12 पे पब्लिक करेंगे तो फीचर्ड में लगा है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो भैया ये बात याद रखो, सिर्फ सारा खेल समझने का है। बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब क्या होता है? आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना। भैया मान लीजिए पंखा हमें घुमाना है तो इस पे एक बल लगेगा जो इसे घुमाएगा, जो ऐसा बल जो किसी चीज को घुमा देता है वो कहलाता है बल आघूर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास एक द्विध्रुव है, आपको दिख रहा है, इस पे 2 बल लग रहे हैं, एक इधर की तरफ
एक इधर की तरफ, ये बल इसे नीचे लाना चाहेगा और ये बल इसे ऊपर ले जाना चाहेगा, और ये इस तरीके से घूम के सीधा होना चाह रहा है, ये देखो ऐसे करके, ठीक भाई, ये घूम के ऐसा होना चाह रहा है। तो ऐसे जो बल, देखिए एक बल एक और बल, दो बल का मतलब युग्म, और जो घुमाना चाह रहे हैं तो बल युग्म का आघूर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बल युग्म का आघूर्ण। बिल्कुल आसान है, क्या लिखेंगे? माना एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा है जिस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है तथा थीटा के कोण पर ये रखा गया है। बल आघूर्ण का भाई फार्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी। क्या फार्मूला होता है? टाउ से लिखते हैं बल आघूर्ण को। क्या लिखते हैं? थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, ठीक है भाई। तो बल आघूर्ण को लिखते हैं हम लोग टाउ से। किससे लिखते हैं? टाउ से। लो भैया इधर दिखाते हैं, आइए सर। बल आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं टाउ से। फार्मूला होता है बल आघूर्ण बराबर बल और गुणे में ये लंबवत का निशान है। लंबवत मतलब लंब वाली दूरी, ठीक। तो टाउ को ऐसे लिख दिया। F बराबर ई क्यू होता है। F बराबर क्या होता है? ई क्यू। ई माने विद्युत क्षेत्र की, अरे यार अभी तो निकाला था। E बराबर F अपान क्यू 0 था, अगर इसे इधर भेज देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? ई क्यू हो जाएगा। F बराबर ई क्यू होता है। लंबवत दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, उसके लिए त्रिभुज देखेंगे। ये त्रिभुज है, दिख रहा है। त्रिभुज में थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये लंब है। और ये भैया द्विध्रुव की जो दूरी होती है कितनी होती है? 2l होती है, अभी तो बताई थी 2l दूरी है, ठीक। l और l कितनी है? 2l है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इसे रखेंगे, लंब हमें चाहिए और बटे में कर्ण कितना है? 2l है। 2l जब इधर आएगा तो लंब वाली दूरी हो जाएगी 2l साइन थीटा। तो लंब वाली दूरी रख दी हमने 2l साइन थीटा। Q इंटू 2l क्या होता है? P होता है, यानी टाउ बराबर हो गया PE साइन थीटा, ठीक है। थीटा का मान अगर हम 90 ले लेंगे तो अधिकतम मान साइन थीटा यानी साइन 90 का 1 होता है, तो ये 1 रख देंगे, यानी अधिकतम टाउ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, अधिकतम बल आघूर्ण आ जाएगा PE, ठीक है भाई। सरल भाषा में कहें बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। त्रिभुज से हमने लंब निकाल लिया, उठा के मान रख दिया, टाउ बराबर पी साइन थीटा आया, थीटा का मान 90 रख दिया, टाउ बराबर पीई हो गया। मैक्स मतलब अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान है, ठीक है भाई। अगला है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्विक रिवीजन है, तो हम आपको फटाफट से सारी चीजें बताते हुए चलना है, दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे। अक्षीय का मतलब होता है अक्ष, अक्ष मतलब सामने। निरक्षीय मतलब ऊपर हो सकता है, जैसे आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा है कि भैया अक्ष क्या होती है? एक्स अक्ष पढ़ी है आपने, वाई अक्ष पढ़ी है, ठीक है भाई। लो भाई, ये होती है एक्स अक्ष, ठीक है। फिर आप इसे क्या कह देते हो? वाई कह देते हो, इसे क्या कह देते हो? जेड कह देते हो। तो अगर हम भी यहीं खड़े हैं और आप भी यहीं खड़े हैं, मतलब हम दोनों लोग एक दूसरे की अक्ष पे हैं, लेकिन हम यहां खड़े हैं और आप यहां हैं, तो आप हमसे निरक्ष पे हो गए। आप यहां हैं तब भी आप कहां हो गए? निरक्ष पे हो गए। इसका मतलब अक्षीय और निरक्षीय का मतलब होता है अगर सामने सामने है तो वो अक्षीय है, ठीक भाई। तो हमारे पास एक होगा भैया द्विध्रुव, ये देखिए, इसकी अक्ष पे मतलब सामने की तरफ एक बिंदु होगा P, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस Q इधर है, यहां प्लस Q है, यहां केंद्र से दूरी मान लेंगे R, ठीक है। और ये दूरी कितनी होती? L, और ये भी क्या होती है? L, ठीक है भाई। तो अगर जोड़ेंगे तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस L इधर की, और ये L अगर हटा देंगे तो इधर की कितनी हो जाएगी? R माइनस L हो जाएगी। बस ऐसे करके ये चित्र बना है। पहले भी अगर आप ये डेरिवेशन एक एक करके देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट है, उसे भी जाके देख सकते हैं। सब कुछ हमने एक एक करके भी कराया है। बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB पराविद्युत माध्यम में रखा है, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर बिंदु P है, जिस पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तीव्रता का भैया फार्मूला होता है, लो देखो, प्लस Q से दूरी R माइनस L, माइनस Q से दूरी R प्लस L। सबसे पहले प्लस Q से निकालते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L का स्क्वायर। E2 के लिए Q अपान R प्लस L का स्क्वायर। परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं? एक में से दूसरे को घटा देते हैं। ये देखो, परिणामी के लिए E1 माइनस E2 कर दिया, जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया, नीचे एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब लेते हैं नीचे वालों की आपस में गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं, ये एलसीएम हो गया। स्क्वायर खोल दिया, होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² प्लस 2AB, A² प्लस B² माइनस 2AB। जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया। हमने मान लिया कि L जो है वो बहुत छोटी दूरी है, R बहुत बड़ी दूरी है, तो हमने L को भी इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। यानी R² माइनस L² में अगर L² छोटी दूरी है तो L को भी हमने छोड़ दिया, तो सिर्फ बचेगा R²। ऊपर स्क्वायर चलने दिया, एक R से एक R कट गया। Q इंटू 2L को हमने P बना दिया, यानी फाइनल प्रूवमेंट आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R³। अगर माध्यम वायु या निर्वात होता है तो K का मान 1 रख देते हैं, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R³। ठीक भाई।
उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। निरक्षीय मतलब सामने नहीं होगा, निरक्ष पे होगा। कहां होगा? निरक्ष पे होगा। लो भैया ये भी बहुत आसान है, यहां देखो एक बार पहले भी समझा चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी क्विक रिवीजन हो रहा है। तो ये क्या है भाई? अब की एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव के सामने नहीं ले सकते क्योंकि अक्ष नहीं क्या है, निरक्ष, तो ऊपर लेंगे। ये देखो P ले लिया बिंदु, दूरी कितनी मान ली R, ये दूरी कितनी होती L और ये भी कितनी होती है L। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, टेढ़ी का स्क्वायर बराबर खड़ी स्क्वायर प्लस पड़ी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी वही दूरी होगी, ये भी कर्ण है तो वही दूरी होगी। बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है अदिश राशि। कैसी राशि? वो सॉरी सदिश राशि, अभी ऊपर बताया था। सदिश राशि को हमेशा दो घटकों में बांटते हैं, तो बिंदु P पर दो घटकों में बांटेंगे। ये हमने चित्र यहां ना बना के यहां पे दिखा रखा है। ये है E माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो घटकों में बांट दिया। पहला घटक कौन सा? कॉस थीटा, E1 साइन थीटा। दूसरा कौन सा? E2 कॉस थीटा, E2 साइन थीटा। सर जी दो क्यों हो गए जे? क्योंकि एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। मान लिया इसके कारण तीव्रता E1 है, इसके कारण तीव्रता E2 है, तो E1 के भी दो घटक होंगे, देखो कॉस थीटा साइन थीटा। E2 के भी दो घटक होंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, अब क्या करना है? E1 साइन थीटा ऊपर होएगा, E2 साइन थीटा नीचे होगा। दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, यार कैंसिल है। ये दोनों इधर की तरफ हैं, देखिए दोनों की डायरेक्शन उधर है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमने यही लिखा है, देखो यहां पे ये देखिए हमने लिख दिया है तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं? E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए कैंसिल हो जाते हैं। E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा आपस में जुड़ जाते हैं, तब परिणामी तीव्रता क्या? दोनों को जोड़ दिया। E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा को जोड़ दिया और साइन थीटा वाले को कैंसिल कर दिया। ठीक भाई, अब क्या है? प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, फिर भाई E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। लेकिन यहां से दूरी देखो, आवेश से दूरी r थोड़ी है, ये है अंडर रूट वाली दूरी। यहां से भी दूरी कितनी? अंडर रूट वाली दूरी है, तो यहां पे r की जगह पे ये दूरी रख दी। E1 E2 निकल आया, दोनों का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे, फिर वही L को छोटा मान के छोड़ देंगे, जो कट रहा होगा उसे काट देंगे और आखिरी में प्रूवमेंट आ जाएगा E बराबर, उसमें 2p आया था और इसमें केवल p आ जाएगा भाई। ठीक है, k का मान 1 कर देंगे अगर माध्यम वायु या निर्वात है। ठीक है भाई, गॉस की प्रमेय चैप्टर में 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गॉस की प्रमेय की खुद की उत्पत्ति, उसके बाद एक लंबे सीधे तार के लिए, और उसके साथ साथ कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तीनों हमने इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? इसी के नीचे भी हमने लगाया है। फ्लक्स क्या होता है? मान लिया ये चुंबकीय क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र है, तो इससे जितनी रेखाएं जाएंगी होंगे, उन रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो देखिए जरा, फाई माने फ्लक्स, फाई माने फ्लक्स, क्यू माने आवेश का कितने गुना? 1/ε0 गुना, चाहे ऐसे लिख लो चाहे बटे लिख दो, बात तो वही है। तो फ्लक्स जो है आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये होती है गॉस की प्रमेय। यही हमने यहां पे लिखा हुआ है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। प्रूव करने का भी बहुत सरल तरीका है, लो यहां चुटकियों में हम लोग प्रूव कर लेंगे। हमने पहले भी ये सारी चीजें आपको डिटेल करी हुई हैं, फिर भी जो है आपके लिए आप टेंशन ना लीजिए, 7 डेज की सीरीज में मजा कटने वाला है। आइए सर, तो हमने क्या किया? एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया है। कैसा पृष्ठ है? गॉसियन पृष्ठ है। ठीक भाई, गॉसियन पृष्ठ, इसका केंद्र क्या है? O है। ठीक, यहाँ पे आवेश क्या रखा है? प्लस क्यू है। केंद्र पे बनने वाले कोण को कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं? घन कोण। d ओमेगा से लिखते हैं। दूरी कितनी मान ली है हमने? r मान ली है। यहाँ पर केंद्र, यहाँ किनारे पे एक बिंदु माना है हमने P। क्या बिंदु माना? P। और इस पे हमने मान लिया है कि तीव्रता की दिशा ये है और क्षेत्रफल की दिशा ये है और दोनों के बीच का कोण थीटा। ठीक भाई, ये क्षेत्रफल dA कहां से ले आए? ये छोटा सा जो एरिया है हमने मान लिया जो एरिया है वो dA है। ठीक है भाई, देखो हम इसे साफ कर देते हैं, आराम से देख लो, दिख रहा होगा। ये प्लस क्यू है, O केंद्र है, R दूरी है, घन कोण है कितना? d ओमेगा। बिंदु यहाँ पे P है, बिंदु P पे दो कंपोनेंट हैं, एक dA है और एक E है, दोनों के बीच का कोण कितना है? d थीटा है। ठीक है भाई, इतना ही आपको समझना है। अब क्या करना? कुछ नहीं करना, ले यहाँ देखो, सबसे पहले फ्लक्स का फार्मूला लगाना। फ्लक्स का फार्मूला लगाया, d फाई E बराबर होता है E डॉट dA। ठीक, ये फ्लक्स का फार्मूला होता है, अभी आगे आपको दिखा भी देंगे। जब कभी भी डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगा देते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है 11th में। तो हमने लिख दिया E dA कॉस थीटा। ठीक, d फाई ऐसे रखा, E का मान होता है 1/4πε0 Q/r² रख दिया, dA कॉस थीटा ऐसे रहने दिया।
डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाता है डी ओमेगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाता है डी ओमेगा, यहाँ डी ओमेगा रख दिया। ये छोटे से भाग के लिए है, छोटा सा हिस्सा लिया ना, इसे गोले का छोटा सा हिस्सा लिया यहाँ पे, इसलिए डी ओमेगा है। अगर पूरे गोले के लिए लेंगे तो डी हटा देंगे यानी समाकलन कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ले समाकलन कर दिया, यहां से डी गायब, यहां से डी गायब, और ओमेगा का मान पूरे कोण के लिए, पूरे गोले के लिए होता है 4 पाई। ओमेगा का मान 4 पाई रख देंगे, 4 पाई कैंसिल। फाइनल प्रूवमेंट फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। कतई कठिन नहीं है। सबसे पहले क्या किया बताओ, ले यहां देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, फार्मूला लगाया डी फाई ई बराबर, क्या लगाया, डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है। डॉट हटाएंगे क्या लगा देंगे, कॉस थीटा लगा देंगे। इसका मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर क्या बन गया, डी ओमेगा बन गया। ओमेगा का मान 4 पाई रख दिया, 4 पाई कैंसिल कर दिया, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ओरल डेरिवेशन ऐसे चुटकियों में आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी से आप देखिएगा बैठ के। आगे चलते हैं। फ्लक्स हमने लगा दिया, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यही फार्मूला होता है डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, जो अभी हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन यानी डी हटा देते हैं, फाई ई बराबर ई डॉट ए होता है। इसका मात्रक आपको जरूर याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और बीमा भी याद रखनी है जो पेपर में आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है भाई। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वैसे ही होगा, बस बिल्कुल एक गॉसियन पृष्ठ है, सब सेम है। प्लस क्यू है, आर है, बिंदु पी है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा हमने भाग भी ले रखा है, सब बिल्कुल वैसे ही। बस यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि गॉसियन पृष्ठ के लिए जो मान होता है वो कितना होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो मान है, ये देखिए ये छोटा सा हिस्सा है, ये इसका एरिया कितना होगा डी ए। और गॉसियन पृष्ठ के लिए दोनों के बीच का जो कोण है, ये देखो डी ए ये और ई, हमेशा इनके बीच का कोण 0 होता है, ये याद रखिएगा। सर जी आपने ऊपर तो ऐसे करके लिया था, आपने थीटा, क्योंकि हम वहां पे प्रमेय ही सिद्ध कर रहे थे तो वहां हम नहीं मान सकते 0, लेकिन अब प्रमेय थोड़ी सिद्ध कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि कोई भी गॉसियन पृष्ठ होता है, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, जो गॉस की प्रमेय से रिलेटेड हो, तो जो गॉसियन पृष्ठ होता है उसमें ई और ए के बीच का कोण हमेशा 0 होता है। तो दोनों को एक ही दिशा में दिखा दिया, बस कुछ नहीं करना। लो देखो कितना आसान है। फाई बराबर ई डॉट ए, डॉट हटाया, कॉस थीटा लगाया, कॉस 0 का मान 1 कर दिया। डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, पूरे के लिए डी हटा देंगे तो फाई बराबर ई ए। गॉस की प्रमेय क्या होती, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, अभी ऊपर प्रूव करी है। फाई की जगह रख दिया क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये देखो ई की जगह ऐसे, और ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल नहीं वक्र पृष्ठ होता है, जिससे गोला लुढ़कता है उसे वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल कहते हैं, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई को नीचे भेज दिया तो ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर बाई चांस बिंदु पी पर कोई आवेश रख दें हम, जो कूलाम का नियम अपना होता है, लो हम क्या करें, ये बिंदु पी है अपना, यहाँ पे बिंदु पी था, यहाँ प्लस क्यू रखा था, ये गोला था ऐसे करके। अगर यहाँ कोई और आवेश रख दें तो कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 0 बटे में आर स्क्वायर। प्रूवमेंट हो गया। F बराबर ई क्यू होता है, ई का मान जे निकाल रखा है, क्यू 0 संग में रख दिया, कूलाम का नियम सिद्ध हो गया। क्या किया, कोई कठिन है क्या बताओ। सबसे पहले क्या किया, फ्लक्स माना, डॉट हटाया, थीटा का मान 0 रख दिया, फाई की जगह क्यू अपान एप्सिलॉन 0 रख दिया, और क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, सिद्ध कर दिया, प्रूव हो गया, बात खत्म। अनंत लंबाई के एक तार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तार है, बेलनाकार होता है तार, तो इसका जो गॉसियन पृष्ठ है वो भी कैसा होगा, बेलनाकार होगा। बेलन के हमेशा देखिए यहां पर दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 है, दोनों एक ही दिशा में है। लेकिन बेलन के किनारे भी होते हैं, किनारों पे दोनों का बीच का कोण 90 होता है। और जब मान रखोगे कॉस थीटा में 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाले पोर्शन 0 हो जाएंगे, सिर्फ दिखा दिए, इनका मतलब कुछ नहीं है। देखो यहां पे लिख दिया डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, थीटा का मान कितना रखेंगे 0। सर जी किनारे वाले 90 क्यों नहीं रखे, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो मतलब ही नहीं है। कॉस 0 रख दिया, कॉस 0 का मान 1 हो गया, ठीक। डी फाई ई आ गया, बताओ संपूर्ण के लिए डी हटा देंगे, बिल्कुल वैसे ही फाई बराबर ई डॉट ए आ गया। फाई की जगह क्या रख देंगे, गॉस की प्रमेय क्यू अपान एप्सिलॉन 0। और अब की क्या है, ए की जगह क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल होता है, बल्कि वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल, तो अब की बेलन का रख दिया। ई बराबर आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर एल। क्यू अपान एल लैम्डा होता है, तो लैम्डा रख दिया, लैम्डा को कहते हैं रेखीय पृष्ठ घनत्व, ठीक है भाई।
समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ, छोटे बड़े सब क्वेश्चन मेक सेंस में, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक नाम से बदला, सम मतलब समान, विभव मतलब वोल्टेज, पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। सर जी, विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता क्या होती है? जिसकी भी प्रवणता निकालनी हो दूरी से भाग दे दो, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, यानी विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटा दूरी। मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है भाई। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु को, ये समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखी हुई हैं, आपको पढ़ लेनी है। ठीक भाई। उसके बाद आ गया है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? हमने आपको बताया था जिस तरीके से जेब में रुपए रखे जाते हैं वैसे ही संधारित्र में आवेश रखा जाता है। तो देखिए, ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की मात्रा रखी जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। इसकी हमेशा धारिता ज्ञात करते हैं, धारिता को कहते हैं कैपेसिटेंस, संधारित्र को कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो सी से लिखते हैं। तो संधारित्र की जो धारिता है वो के समानुपाती होती है। ए के समान, ए मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल, के मतलब परावैद्युत पदार्थ, डी मतलब प्लेटों के बीच की दूरी। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बाकी दोनों के समानुपाती होती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, उसे कैसे बढ़ा सकते हो? तो जो सामने लिखे ए और के का मान बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, डी का मान बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा। क्यों? समानुपाती में सीधा होता, सामने वाला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे। व्युत्क्रमानुपाती में दूरी बढ़ेगी तो इसका मान घट जाएगा। यानी संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो ए और के को बढ़ा दो, घटानी है तो डी को बढ़ा दो, तो ये अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद इसमें दो डेरिवेशन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र और एक बीच में पट्टी रखे। बहुत आसान है, जो लोग इस चैनल को प्रॉपर फॉलो करते हैं, हमने आपको जुगाड़ बताई थी। क्या जुगाड़ थी बताओ? जुगाड़ थी आपको निकालना है ई बी सी। सबसे पहले ई का मान निकालना है, फिर बी का मान निकालना है, फिर सी का मान निकालना है। देखो कितना आसान है। हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये देखिए, इस पर आवेश कितना है? प्लस क्यू है। इस पर आवेश कितना है? माइनस क्यू है। इसका कनेक्शन काहे से है? विद्युत स्रोत से है। इसका काहे से है? अर्थिंग के लिए हमने पृथ्वी से जोड़ रखा है। इस पर प्लस क्यू आएगा तो इस पर ऑटोमेटिक माइनस का क्यू आवेश आ जाएगा। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ई। देखो ई वी सी ऐसे याद रखो। ई बराबर फार्मूला था सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। ये पहला है, ई निकल आया। जब ई निकालेंगे तो बी निकालेंगे। बी बराबर था ई इंटू डी, तो ई का मान यहां रख दिया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ई निकाल लिया, बी निकाल लिया। बी के बाद सी निकालेंगे, सी बराबर क्यू अपान बी। क्यू ऐसे बी का ये वाला मान रख दिया। लो भैया, क्यू से क्यू कट गया क्योंकि सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। क्यू से क्यू कट गया, तीसरा टर्म ऊपर चला जाता है, यानी सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 के अपान डी। अगर मान लिया माध्यम वायु या निर्वात है तो के का मान 1 हो जाता है, तब सी को C0 लिख देते हैं। ए एप्सिलॉन 0 अपान डी, के का मान 1 हो जाता है, भाग दोगे तो सिर्फ के बचेगा, यानी सी अपान C0 बराबर के होता है। ठीक भाई, बिल्कुल आसान है। उसके बाद पृष्ठ घनत्व क्या होता है? पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। ठीक, यानी एकांक, हमने क्या बताया, नीचे वाले को एकांक बोल दिया करो। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मात्रक विमा सब लिखी हुई है, आराम से पढ़ लेंगे, निकालना भी कुछ कठिन नहीं है। आवेश का मात्रक कूलाम और नीचे क्षेत्रफल यानी कूलाम प्रति क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक भाई। समांतर प्लेट संधारित्र अगर बीच में पट्टी रख दें तब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होगा। कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे बताओ? ई बी सी, ई बी सी, ई। लेकिन अब की एक आदमी नहीं, अब की दो है, तो दो के लिए ई का मान निकलेगा। देखो कैसे, यहां पे देखना आप, ये देखो पट्टी की मोटा, पट्टी वाली दूरी कितनी है? टी है, और बची हुई दूरी कितनी है? डी है। जरा देखना भाई, 2 मिनट में हम आपको समझा देंगे। यहां देखो, ये वाली कितनी है? टी है, और ये पूरी कितनी है? डी है। तो अगर पट्टी की हटा दें टी, तो जो बची हुई कितनी रह जाएगी? डी माइनस टी, क्योंकि डी तो पूरी है ना, उसमें से टी पट्टी ने घेर ली, तो बची हुई रहेगी डी माइनस टी। देखो सबसे पहले दो चीजें, एक वायु है और एक पट्टी है। तो वायु के लिए फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही, ई बराबर क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0। ये किसके लिए आ गया? वायु के लिए आ गया। पट्टी के लिए भैया, पट्टी के लिए क्या आ जाएगा? के संग में आ जाएगा, तो पट्टी के लिए आ गया क्यू अपान ए के एप्सिलॉन 0 आ गया। बस इतना ही फर्क है। देखो मान सेम है। वायु के लिए के का मान 1 होता है, तो यहां पे 1 नहीं है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 है। पट्टी क्या है? परावैद्युत पदार्थ है, तो के का मान होगा, तो क्यू अपान ए के एप्सिलॉन 0। 2 मान है। अब ई के बाद क्या निकालोगे? बी।
B बराबर होता है E इंटू डी, तो अब की 2 E है तो 2 से गुणा करेंगे, वायु वाले के लिए D माइनस टी से गुणा करेंगे, प्लस पट्टी वाली की मोटाई कितनी T, तो T से गुणा करेंगे, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लिया, E निकल आया, B निकल आया, अगर C निकालने के लिए C बराबर Q अपान B, इस B का यहां मान रख देंगे, मान रख दिया, C का मान निकला, E B C, बात खत्म। इसकी कुछ कंडीशनें हैं जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, ना पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं। कंडीशनें क्या है, अगर प्लेटों के बीच में सिर्फ और सिर्फ पट्टी ही रख दें तो D और T बराबर हो जाएगा, तो जो कैंसिल होकर इतना आ जाएगा। प्लेटों के बीच में वायु ही रख दें, पट्टी ना हो तो T का मान 0 कर देंगे, धातु की पट्टी हो तो धातु की पट्टी के लिए K का मान अनंत रख देंगे, और अगर भाई साहब बहुत सारी पट्टियां हो तो जोड़ देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, इस तरीके से चलेगा। ठीक, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, इसे देखिएगा बैठ के, बिल्कुल आसान है। क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे आप, EBC, सबसे पहले E निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, B निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, C निकालोगे, फार्मूले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बात हो जाएगी सर। ठीक है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं स्मॉल u से। ठीक, अभी दिखाते हैं आपको कैसे। सबसे पहले हमने फार्मूला अभी जो ऊपर निकाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ये फार्मूला होता है। ऊर्जा होती U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ठीक, हमने क्या किया, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, हाफ ऐसे रखा, C का जो मान रख दिया एप्सिलॉन 0 बटे D, B बराबर E इंटू डी रख दिया, जो कैंसिल होना था कट गया, हमारे पास काय का मान आ गया, कैपिटल U का मान। ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है, छोटा u से लिखते हैं ऊर्जा घनत्व को, फार्मूला होता है U अपान A इंटू डी। U का मान हमने पहले ही निकाल लिया था, A इंटू डी से इंटू डी कट गया, सिर्फ बचेगा U बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, बस इतना ही इंप्रूवमेंट ये आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे छोड़ नहीं सकते हो भाई। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, एक कम वेग होता है जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। लो, यदि किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ दें तो चालक के सिरों के बीच में एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम वेग दे पाता है। क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से बार बार टकराते हैं, और मान लिया हम दौड़ रहे हैं, फिर चनकट पड़े, फिर दौड़ रहे हैं, फिर चनकट पड़े, तो बार बार मेरी स्पीड कम हो जाएगी। उस कम वेग को ही हम लोग, इस नियत व सूक्ष्म वेग को ही हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति मोस्ट वांटेड है। अभी हम इस वीडियो के आखिरी में बता भी देंगे क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप नहीं छोड़ सकते हो। फिलहाल तो ये सब ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले ही, अब लोग कहते हैं शॉर्टकट, यार पहले तो शॉर्ट है और क्या कट करोगे, खत्म नहीं हो जाएगा फिर बहुत। तो इधर देखिए, तो I बराबर फॉर्मूला होता है NaBDE। I माने धारा, N माने इलेक्ट्रॉन, A माने क्षेत्रफल, BD माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग, और E माने इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये संबंध होता है I बराबर NaBDE। ठीक है भाई, फार्मूला होता है E बराबर B अपान L। सबसे पहले हमने E निकाला। फार्मूला होता है F बराबर E इंटू E, इस E का मान यहां रख दिया तो F निकाला। F निकालने के बाद A बराबर F अपान M, F का मान यहां रखा तो A निकाल लिया। टाउ बराबर BD अपान A, तो BD बराबर टाउ इंटू A से A का मान जो निकाला था वो यहां रख दिया, यानी अपने पास BD का मान आ गया। बस इतना ही करना है। इस BD के मान को उठा के जो समीकरण 1 बनाते हैं, ये देखिए कहां, I बराबर NaBD, BD में रख देते हैं। जो देखो BD का मान समीकरण 1 में रखने पर मान रख दिया, I और V को एक साइड के लिए, बाकी सब इंतजाम जितना उसे नियतांक बना दिया R, B अपान I बराबर R, जहां R का मान जितना सब जो है वो है। इसी को कहते हैं हम लोग ओम का नियम, B बराबर IR। बात खत्म। कैसे प्रूव किया? I बराबर NaBDE, BD का मान हमें चाहिए, उसके लिए E निकाला, B निकाला, F निकाला, A निकाला, और BD का मान निकाल के रख दिया, B अपान I बराबर R। प्रूव हो गया। यही नियम है किसका? ओम का नियम। ठीक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने भाई 2 नियम दिए हैं, बहुत आसान है। पहला नियम क्या है कि अगर किसी संधि पे बहुत सारी धाराएं मिल रही हैं, अगर किसी संधि पर बहुत सारी धाराएं मिल रही हैं तो उनका जो टोटल होगा वो 0 होगा। मान लीजिए ये संधि है, तो इस पे अगर बहुत सारी धाराएं आ रही हैं तो इन सब का जोड़ 0 होगा। बस जो धाराएं इसकी तरफ आएंगी, जो मेरे पास आएगा उसे पॉजिटिव लेंगे, जो जाएगा वो नेगेटिव है, उसे जाने दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, तो देखिए किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जो धाराएं संधि की तरफ आती हैं उन्हें धनात्मक, जो दूर जाती हैं उन्हें ऋणात्मक लेते हैं। जो पास आ रही थी I1 I2 I3 प्लस ले लिया, दूर जा रही थी माइनस ले लिया, बराबर 0। उधर भेज दोगे तो चाहो तो ऐसे रहने दो, चाहो तो उधर भेज दो, प्लस माइनस बराबर हो जाएंगी। द्वितीय नियम क्या होता है? E का मान, E माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का मान,
आई मतलब धारा, आर मतलब प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है भाई, इसे कहते हैं पाश। पाश क्या होता है? जहां धारा हो, प्रतिरोध हो, बैटरी हो, उसे पाश कहते हैं। ठीक, देखो धारा है, प्रतिरोध है, बैटरी है, तो भैया इस धारा और इस प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा इस बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यही यहां पे लिखा हुआ है, किसी परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है भाई, यदि किसी परिपथ में कई बंद पाश हो तो सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई इंटू आर हो जाएगा भाई। ठीक, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण पर, और दूसरा नियम धारा मतलब दूसरा नियम जो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। यह क्वेश्चन विकल्प में पूछ लिया जाता है, पहला नियम किस पे आधारित है और दूसरा नियम किस पर आधारित है। ठीक है भाई, अगला है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। व्हीट स्टोन क्या बताया इन्होंने कि भैया प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं हम लोग। अगर मान लिया एक P है, Q है, R है, ऐसे चारों प्रतिरोधों को इन्होंने जोड़ दिया, एक चतुर्भुज बना लिया, और इन्होंने कहा कि अगर 3 का मान तुम्हें पता हो तो किसी चौथे अज्ञात प्रतिरोध को इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो। यानी व्हीट स्टोन सेतु अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने की जुगाड़ है। ठीक भाई, इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी रचना बनाई जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, चित्र में हम समझा दे रहे, 4 प्रतिरोध लिए, चारों को जोड़ दिया। इसके एक देखो विकर्ण में क्या लगाई, एक बैटरी और एक कुंजी माने स्विच होता है। ठीक, एक स्विच यहां लगा दिया। दूसरे विकर्ण में एक जी माने गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी जो धारा को नापता है, और एक दूसरा स्विच यानी K2 यहां पे लगा दिया। यहां से धारा चलेगी, यहां 2 भागों में बट जाएगी। यहां से I1 चलेगी तो यहां भी I1 यहां आ गई, I2 चली तो I2 या दोनों मिलकर फिर I हो जाएंगे और धारा वापस आ जाएगी। ठीक है, एक बार इधर वाला हिस्सा लेंगे, एक बार उधर वाला हिस्सा लेंगे। किरचॉफ का नियम E बराबर IR होता है। तो देखो इसमें I1 धारा है, P इसका प्रतिरोध है, तो I इंटू P, I2 इंटू R, I इंटू Q, I2 इंटू S। बस इस तरीके से लगाएंगे। देखो भैया I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R, I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S। सर जी यहाँ पे सब R क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने सब R नहीं माने हैं, इन्होंने 4 प्रतिरोध माने हैं, P, Q, R, S। तो हम लोगों ने भी लिख दिया I1 के साथ P, I2 के साथ R, I1 के संग Q और I2 के साथ S, भाग दे दिया, P अपान Q बराबर R अपान S आ गया। यही किरचॉफ का नियम है। यदि व्हीट स्टोन सेतु संतुलित है तब धारा मापी और सेल का अगर आपस में बदल देते हो, यानी G नीचे लगा दो, बैटरी ऊपर लगा दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? बहुत सरल है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, F बराबर EQ रख देंगे, गुणे में डेल्टा X चलता रहेगा। ठीक, और डेल्टा W बराबर क्या होता है, जरा देखिए, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F बराबर EQ। लेकिन जब किसी के क्षेत्र में घुसते हैं तो हमें उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसलिए ये जो कार्य है ये माइनस होगा, तो W बराबर होगा माइनस का EQ इंटू डेल्टा X। और B बराबर होता है W अपान Q, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो W ऐसे रखेंगे, डेल्टा B का मान ऐसे रखेंगे, Q ऐसे, W का मान जो है माइनस का EQ यहाँ रख देंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यानी E बराबर आएगा माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा X। E माने है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के साथ विभव में प्रवणता, यानी यह है विभव प्रवणता। इन दोनों में संबंध क्या होता है, एक दूसरे के माइनस के बराबर होते हैं। ठीक, उसके बाद समान तीव्रता और भिन्न आवृत्ति के प्रकाश आपतित होने पर क्या होगा? तो प्रकाश विद्युत धारा नहीं बदलेगी, संतृप्त धारा नहीं बदलेगी। इस तरीके से है, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक भाई, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? ठीक, तो यहां पर इसे है, एक बल इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, थीटा का कोण जो इसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो बलाघूर्ण लगेगा। फार्मूला टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, हम लोग यहीं से शुरू किया था हम लोगों ने। ठीक, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो कार्य ऐसे रखा, बलाघूर्ण ये रख देंगे, कोणीय विस्थापन थीटा है। ठीक, P साइन थीटा रख दिया। इसका समाकलन कर देंगे θ1 से लेके θ2 तक, समाकलन करेंगे P बार साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। यहां आ गया, लिमिट ऊपर वाली पहले रखते हैं, नीचे वाली बाद में रख देते हैं। इसे हल कर दिया, मान लिया θ0 और θ2 जो है वो थीटा है, क्योंकि एक ही हमें चित्र में हमें सिर्फ थीटा दिख रहा है ना, तो हमने मान लिया θ1 का मान 0 और θ2 का मान थीटा, यहाँ रख देंगे। cos 0 की वैल्यू 1, यानी आ जाएगा W बराबर P1 माइनस cos थीटा। ठीक, बिल्कुल आसान है, आप इसे देखिएगा आइडिया। विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक और धनात्मक कब होता है? तो पढ़ लेना आप, जब फ्लक्स बाहर भीतर की ओर जा रहा है तो ऋणात्मक होगा, बाहर की तरफ आ रहा तो धनात्मक होगा। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? ये देखो भैया, एकांक लंबाई का आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, लैम्डा बराबर Q अपान L होता है।
कुछ और क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव के क्षेत्र से निम्न की ओर गति करते हैं, कब? हमेशा उच्च विभव की तरफ गति करते हैं। सिद्ध कीजिए विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, तो इसे आप पढ़ लेंगे। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत ना हो तो आवेश की गति के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, परंतु समविभव पृष्ठ के लिए कार्य शून्य होता है, अर्थात विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। यहां से हमने कुछ सवाल लगा दिए हैं, इन्हें भी आप घर पे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम जल्दी में बता देते हैं। दो बिंदुओं ए और बी पर विद्युत विभव क्रमशः कितने हैं? बी वोल्ट और माइनस बी वोल्ट है। यदि दोनों के बीच आर मीटर दूरी हो तो ए और बी का औसत विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो ए का विभव है प्लस बी, बी का है माइनस बी। परिणामी विभव कैसे निकालोगे? बी डैश बराबर बाद वाले में से पहले वाले को घटा दोगे, तो परिणामी विभव आ जाएगा माइनस का 2b। ई बराबर बी अपान आर होता है, यहाँ माइनस का 2b ऐसे रख दिया, बट्टे में आर, यही इसका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक भाई। परावैद्युतांक क्या होता है? तो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है भाई। एक नियत विभवांतर के लिए कौन सा संधारित्र अधिक आवेश संग्रहित करेगा या 0 पे भरा जाएगा? तो इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है। विद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर क्या होता है? तो सामर्थ्य मतलब होता है शक्ति। ठीक है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ का वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना भंजन के सहन कर सकता है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, तथा इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक भाई। किसी पृष्ठ पर बिंदु ए तथा बी परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, दूरी दे रखी है 20, 40 वोल्ट का विभव है, 5 कूलाम आवेश है। तो आपको निकालना है इस पृष्ठ की प्रकृति और कार्य निकालना है। लो भैया, कार्य बराबर होता है क्या? कोई मतलब ही नहीं, दोनों जब सेम है तो बी बराबर, यहां देखिए दिखाते हैं आपको फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है बी ए माइनस बी बी बराबर W अपान क्यू 0। दो कह रहा दोनों का मान 40 है, तो 40 में से 40 घट जाएगा तो इधर 0 से गुणा होगी तो W का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। लगे हुए सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है बैठ के। ठीक भाई, सब लगा दिया हमने। सी धारिता के आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच के का मान 2 यानी परावैद्युतांक 2 है। प्लेट रखी हुई है, यदि प्लेट रखने पर आवेश और विभव बताना है तो लो भैया C0 का मान फार्मूला इतना होता है, के का मान इन्हें 2 दे रखा है, यहाँ पे आप रख देंगे और इसे आप हल कर लेंगे। ठीक है। सी का मान दे रखा है, बी का मान यानी वोल्टेज दे रखा, क्यू यू आपसे पूछ रहा है। यू मतलब क्या होती है? ऊर्जा। कैपिटल यू से लिखिएगा। यू बराबर फार्मूला होता है हाफ CV²। ये बच्चे ने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये स्मॉल यू नहीं है, कैपिटल यू है। ऊर्जा को कैपिटल यू से लिखते हैं। यू बराबर हाफ CV²। सी दिया है, बी दिया है, रख देंगे, मान निकल आएगा। ठीक भाई। तो सारे सवाल आपकी सहूलियत के लिए हमने इसमें डायरेक्ट फार्मूले से लगा दिए हैं। इसमें देखिए सी दिया है, B1 B2 दिया, 2 हो तो B2² माइनस B1² मान रख देंगे, हल कर देंगे। ये सब कैपिटल यू है। ठीक है भाई। इस तरीके से बाकी शॉर्ट में चीजें हैं। प्रोटॉन है, अल्फा कण समान वोल्टेज है, BP B अल्फा समान, तो संबंध बताइए। तो ये प्रोटॉन के लिए हो गया, ये अल्फा के लिए हो गया। गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ mv² होता है, के बराबर QB भी होता है, दोनों का मान बराबर रखेंगे। प्रोटॉन के लिए इतना। ठीक, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? E, तो Q की जगह E रख लिया। अल्फा पे आवेश होता है 2E, तो अल्फा के लिए 2E रख लिया, दोनों को भाग दे दिया तो BP बराबर √2B अल्फा हो गया। ठीक है। गोलाकार चालक की त्रिज्या इतनी। गोलाकार के लिए धारिता का फार्मूला होता है C बराबर 4πε0R। R इनने दे दिया है, यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। दो नियत विभव, बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट फार्मूला है, केवल आपको देखना है और कोई टेंशन। 1 फैराड धारिता दे रखी है तो आपको संधारित्र अलमारी में रख सकते हैं, तो जितना निकल के आएगा उससे भाग दे देंगे, निकल आएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके की चीजें हैं जिन्हें आप देखेंगे बैठ के। ठीक भाई। उसके बाद एक ये है, दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि, क्या सूत्र बताइए। तो सबसे पहले ऊर्जा का फार्मूला होता है U1 बराबर हाफ C1V1², U2 बराबर हाफ C2V2²। जब दोनों जुड़ेंगे पहले, तो जुड़ने से पहले ऊर्जा दोनों का टोटल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब क्या हुआ, जुड़ने के बाद क्या होगा, दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो वोल्टेज पहले तो देखो U बराबर हाफ C1V1² था, C2V2² था, लेकिन जुड़ने के बाद B1 B2 नहीं होगा, B दोनों B हो जाए तो B बाहर आ जाएगा, B² C1 C2 ऐसे रहेंगे। इस B को कहेंगे उभयनिष्ठ विभव। इसका फार्मूला होता है C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2। इसका अलग एक डेरिवेशन है, यहां आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। उभयनिष्ठ विभव इतना होता है। ठीक भाई। अब हमें हानि निकालनी है, तो ये बाद वाली ऊर्जा है, ये पहले वाली ऊर्जा है। बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, ये देखिए बाद वाले में से पहले वाले घटा देंगे, हल करेंगे तो इतनी ऊर्जा निकल के आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक सवाल ये और है, इसे देखिएगा। पहला विभव इतना है, फिर इसके कारण विभव इतना है, तो विभव शून्य होने के लिए मान 0 रख देंगे, हल कर देंगे, निकल आएगा। समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता इतनी है, परावैद्युतांक इतना है, मोटाई प्लेट संधारित्र इस तरीके से बता कम हो जाती तो क्या हो जाएगा। तो पहली कंडीशन जो दे रखी वो लगा दी, दूसरी दे रखी वो लगा दी, डिवाइड कर दिया, के का मान 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई।
तो इस तरीके के कई सारे सवाल। 1 फैरेड धारिता क्या होती है? 1 फैरेड धारिता क्या होती है लो बताओ। यहां देखिए फॉर्मूला होता है C बराबर Q/B। अगर Q का मान 1 कूलाम हो, वोल्टेज कितना हो 1 वोल्ट हो, तो जब जे भी एक भाग दोगे तो कितना है, तो इसका मान 1 फैरेड होगा। बात खत्म हो गई। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं आपको बताते हैं इसमें ब्रह्मास्त्र क्या है। ब्रह्मास्त्र ये देखो भैया 12th की फिजिक्स इंपॉर्टेंट ये आ गया। कहाँ है? हमने दूसरी पीडीएफ खोल दी है। सॉरी शक्तिमान, ये कल की पीडीएफ है। यहां देखिए 12th की इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। 44 पेज की पीडीएफ है, लेकिन देखने में 44 लग रही है। आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सबसे पहले, कूलाम का नियम है, ठीक है भाई, विद्युत द्विध्रुव है, घुमाने में किया गया कार्य है। कितने मुश्किल से मेरे हिसाब से अगर हम कायदे से बताएं तो पेज नंबर हम आपको बता दे रहे हैं। किरचॉफ का नियम आ गया, ठीक है सर। विद्युत धारिता आ गई है यहां से सर, ठीक है, यहां तक, यानी जो स्टार्टिंग के लगभग 30 पेज हैं, ये देखिए 30 पेज हैं यहां तक ही कायदे। इसके बाद क्या है? इसके बाद जो सवाल आ सकते थे पेपर में, जो प्रैक्टिस हमने कराई थी वो सवाल, या फिर जो अनसॉल्व में थे वो सवाल हमने यहाँ पे लगवाए हैं, उन्हें आप देखने की कोशिश करें। और अगर नहीं भी देख सकते हो तो कोई टेंशन नहीं, आपको सिर्फ शुरुआत के इस पीडीएफ को जो 30 पन्ने हैं उन्हें बिल्कुल कायदे से तैयार कर लेना है। इलेक्ट्रिसिटी में थ्योरी के मामले में आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्द ही हम मिलेंगे आपसे सेकंड वीडियो के साथ, और सेकंड वीडियो में पूरी मैग्नेट के इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेके आएंगे। इसी तरीके की 7 वीडियोस इस चैनल पे आएंगी फिजिक्स की, ठीक है। और केमिस्ट्री की 7 वीडियोस आपको मिलेंगी बी डिकेड 12th पर, बायोलॉजी भी बी डिकेड 12th पर ही आ रही है, और इंग्लिश की अगली वीडियो आपको कल यहां पर मिल जाएगी। यानी सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। हिंदी की बीच में हम 1-2 वीडियोस लाएंगे ताकि आपको बता सकें पेपर कैसे लिखना है और क्या करना है। बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जितना बता रहा है उतना मन लगा के पढ़ते रहना है। न्यूमेरिकल की एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। सिर्फ कहां तक? इसके 30 पेजेस तक भी आप तैयार करते हैं तो आप कायदे से चीजों को कर पाएंगे। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और पढ़ने के बाद जो भी दिक्कत आए उसे कॉमेंट करके बताइए, जल्द से जल्द उसे भी दूर करने की कोशिश करी जाएगी। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।